हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। 1760 से पहले हमारा समाज एक कृषि प्रधान समाज था। 1760 और 1840 के बीच में हमें एक बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है कि अब हाथ से बनी हुई वस्तुएं धीरे धीरे दुनिया में कम होने लगी और मशीन, फैक्ट्री, नई नई तकनीकें, इनका आगमन शुरू हो गया। हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रमशः पतन हुआ और तकनीक के प्रयोग में वृद्धि हुई। तकनीक के प्रयोग का मतलब है नई नई मशीनों का आना, नए नए उपकरणों का आना, जिनसे कृषि समाज का औद्योगिक समाज के रूप में रूपांतरण हो गया। इस कृषि समाज के औद्योगिक समाज में रूपांतरण को, तकनीक के बढ़ते हुए प्रयोग को हम औद्योगिकीकरण के नाम से जानते हैं। इस पूरे विषय में हमें 6 विषयों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम आदि औद्योगिकीकरण के बारे में जानेंगे, यानी कि उद्योगों से पहले क्या उत्पादन होते थे या नहीं होते थे, अगर होते थे तो उनका स्वरूप क्या था। दूसरा, हम हाथ के श्रम के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि औद्योगिकीकरण से पहले और उसके बाद मजदूरों की स्थिति क्या थी। तीसरा, हम लोग उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण का अध्ययन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हो गया, उपनिवेश का मतलब है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, तो हमारे देश में यानी कि भारतीय उद्योग की क्या स्थिति हुई। हम भारत में फैक्ट्रियों के आगमन के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह भारतीय उद्योगपतियों ने, भारतीय पूंजीपतियों ने किस प्रकार पूंजी इकट्ठी करके और उद्योग या फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि स्वदेशी फैक्ट्रियां थी। उसके बाद हम लोग एक बहुत ही अजीब तरह के औद्योगिक विकास का अध्ययन करेंगे, जो एक और अंग्रेजी शासन व्यवस्था में आर्थिक विकास को जन्म दे रहा था, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन को। इस औद्योगिक विकास के अनूठेपन का भी हम अध्ययन करेंगे। उसके उपरांत हम ये भी अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में अपने सामानों को बेचने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाते थे, वे किस तरह के प्रचार किया करते थे और किस तरह से लोगों में अपने बाजारों और उत्पादों के प्रति आकर्षण पैदा करते थे। ये बड़ा ही रुचिकर विषय है। यह विषय इसलिए भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि औद्योगिकीकरण ने मानव जीवन के इतिहास में बदलाव किया। यह एक परिवर्तन और एक प्रस्थान बिंदु का समय था, जिसने न केवल हमारे समाज में बदलाव किया, बल्कि हमारे समाज को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई, एक नई गति और एक नई प्रगति दी। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर का अध्ययन हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर आदि औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले होने वाले औद्योगिक उत्पादन को आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता है। यानी कि आपको क्या लगता है कि क्या फैक्ट्रियों के आने से पहले बाजार के लिए उत्पादन नहीं होते थे? आप बिल्कुल गलत हैं। निश्चित तौर पर उत्पादन हुआ करते थे। ये उत्पादन भारी मात्रा में होते थे और इस संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत के हाथ में था, भारत के नियंत्रण में था। आज जो स्थिति अमेरिका की है, वो स्थिति कभी भारत की हुआ करती थी। आपने कभी ये कविता की लाइनें सुनी होंगी, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये जो सोने की चिड़िया यानी कि समृद्धता, समृद्धि और औद्योगिक तरक्की, ये सब 1740 से पहले यहाँ तक कि 1800 तक भी भारत में दिखाई पड़ती है। और हम बहुत बड़े पैमाने पर सूती कपड़ों के निर्यातक हैं। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद, भारत औपनिवेशिक गुलामी के बाद जब ये उपनिवेश बन गया, तो हमारी जो व्यापारिक प्रगति का इतिहास था, वो धीरे धीरे अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट और पिछड़ेपन में बदल गया। औद्योगिक क्रांति से पहले यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शहरों के सौदागर हैं, वो अपना रुख गांव की तरफ करने लगे थे। ऐसा आखिर क्यों हो रहा था? इसके होने के बहुत से कारण हैं। पहला, विश्व व्यापार का भारी मात्रा में विस्तार हो रहा था। विश्व व्यापार के विस्तार का मतलब क्या है? विश्व व्यापार के विस्तार का मतलब है कि दुनिया में उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी। लोग अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ये समय साम्राज्यवाद का समय है, ये समय उपनिवेशवाद का समय है। आखिर साम्राज्यवाद क्या होता है? जब कोई एक बहुत ही शक्तिशाली देश किसी दूसरे कमजोर, दुर्बल देश पर अपना शासन स्थापित करता है, तो वह उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण करता है। इस दुष्चक्र को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और जिस देश में ये उपनिवेश की स्थापना की जाती है, उसे औपनिवेशिक देश कहा जाता है। भारत के लिए इंग्लैंड एक साम्राज्यवादी देश था, जबकि भारत एक औपनिवेशिक देश था।
इस व्यापार में विस्तार से मांग में वृद्धि हुई, क्योंकि जब भी नए देशों पर हम कब्जा करेंगे तो एक बाजार का विस्तार होगा। बाजार नए नए वस्तुओं की मांग करेगा, नए नए वस्तुओं की मांग ज्यादा उत्पादन पर बल देगी। तो हम देखते हैं ये उत्पादन में भारत को लाभ हो रहा था या नहीं, या अंग्रेजों को लाभ हो रहा था। लेकिन इस उत्पादन की मांग में कोई पूर्ति के लिए इंग्लैंड और यूरोप के शहर ये अभी अनुकूल नहीं थे। इसलिए अनुकूल नहीं थे क्योंकि अभी भी वहां पर गिल्ड का नियंत्रण था। आखिर ये गिल्ड क्या होता है? गिल्ड को हम उत्पादकों का एक संगठन कहते हैं। ये गिल्ड, जिनको भारत में श्रेणी कहा जाता था, लेकिन श्रेणी और गिल्ड में बड़ा अंतर है, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, समय का चूंकि अभाव है मेरे पास। हम देखते हैं कि ये जो गिल्ड है ये कारीगरों को प्रशिक्षण देता था, उत्पादकों पर नियंत्रण रखता था, प्रतिस्पर्धा और मूल्य को तय करता था, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकता था, खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार स्थापित करता था। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं, अगर हम कम शब्दों में कहें तो पूरे उत्पादन की प्रक्रिया पर अगर किसी संस्था का नियंत्रण था तो वो संस्था थी गिल्ड। अगर किसी भी नए व्यक्ति को व्यवसाय करना हो उसे गिल्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी, जो कि संभव नहीं था। इसलिए दुनिया में साम्राज्यवाद बढ़ रहा है, व्यापार की मांग बढ़ रही है, ज्यादा वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता है व्यापारियों को, लेकिन व्यापारी अपने शहर में कारोबार नहीं कर सकते। इसलिए इन व्यापारियों ने गांव का रुख किया, क्योंकि गांव में गिल्ड का नियंत्रण नहीं था। जब गांव में व्यापारी जा रहे थे तो गांव के किसानों ने भी, जो कि खेती किया करते थे, उन्होंने शहरी व्यापारियों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह बाड़ाबंदी थी। अभी तक यूरोप में भूमि किसी की नहीं थी, कुछ मुक्त भूमियां हुआ करती थी। उन मुक्त भूमि पर कोई भी आदमी लकड़ी बीन सकता था, अपने जानवरों को चरा सकता था, तथा कुल मिलाकर के प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपलब्ध थी वो उस कॉमन लैंड में उसका प्रयोग आम आदमी और गरीब आदमी और किसान भी किया करता था। लेकिन अभी इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन चल रहा था। इस बाड़ाबंदी आंदोलन ने जो भूस्वामी थे, उन्होंने ये ओपन लैंड को, ये मुक्त भूमि को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब गांव में खुले खेत खत्म हो गए। जो छोटे किसान थे, जिन्हें हम कॉटेजर कहते थे, और जो गरीब किसान थे, उनकी आमदनी कम हो गई। एक तो उनकी आमदनी पहले से ही कम थी, अब ये आमदनी और कम हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास अपने चारे के लिए, अपने जलाने की लकड़ी के लिए भी पैसे नहीं थे, स्रोत उपलब्ध नहीं थे। इसलिए जब शहर का व्यापारी उनको वैकल्पिक आमदनी का एक जरिया दे रहा था, उन्होंने बड़े खुश होकर उत्पादन को स्वीकार कर लिया। आदि जो औद्योगिक उत्पादन था, उद्योगों के आने से पहले का जो उत्पादन था, ये उनकी एक वैकल्पिक आमदनी का जरिया था। अब परिवार में अगर 4 लोग थे, परिवार में बहुत सारा श्रम था, तो इस परिवार के श्रम संसाधन को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। अगर जो हस्बैंड है, जो पति है, वो खेतों में काम कर रहा है, तो पत्नी घर में उत्पादन कर सकती है। क्योंकि आदि औद्योगिकरण का मतलब ही होता है कि अभी मशीनें नहीं आई हैं, अभी तकनीक नहीं आई है, अभी सारा उत्पादन हाथों के द्वारा हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति घर में बैठ करके, वो चाहे लड़का हो, बच्चा हो, पत्नी हो, जो खेतों में नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ करके शहर के जो सौदागर हैं उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, और प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरांत वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, क्योंकि बाड़ाबंदी आंदोलन ने उसकी आमदनी को कम कर दिया था। मैं एक उदाहरण देता हूं ऊन के व्यवसाय का। अगर ऊन के सामान चाहिए तो ऊन के सामान के लिए हमें भेड़ पालनी पड़ेगी, भेड़ से ऊन को निकालना पड़ेगा, उसकी कताई करनी पड़ेगी। ऐसा ही एक व्यक्ति स्टेपलर है, जो कि रेशों को निकालता है और उन्हें छांटता और स्टेपल करता है। स्टेपलर कौन है? ये भी गांव का वही किसान है, जिसकी जो कॉमन लैंड है, जो एक सामुदायिक जो भूमि है, वो उसके हाथ से निकल गई है। दूसरा व्यक्ति फुलर है। ये फुलर है जो कि चुन्नटें करता है, क्योंकि कपड़ों को में चुन्नट बनाता है। तो कुल मिला के स्टेपलर और फुलर, इन 2 लोगों को व्यवसाय आसानी से मिलता है। उसके उपरांत जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो कपास और ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। इसको कार्डिंग कहते हैं। कुल मिलाकर के स्टेपलर, फुलर, कार्डिंग, इन तमाम तरह के रोजगार हस्त उत्पादन, जो कि हस्त उत्पादन के जरिए पैदा हो रहे थे, ये आदि औद्योगिकरण का समय था, यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले का समय, 1760 के पहले का यूरोप। हम ये देखते हैं कि जो कपड़ा उद्योग के साथ साथ इस समय एक और उद्योग जन्म ले रहा था, जिसको हम लोग लौह इस्पात उद्योग कहते हैं।
आखिर इसे आदि औद्योगिकरण क्यों कहा गया? इसे आदि औद्योगिकरण इसलिए कहा गया क्योंकि तकनीकी विकास की गति बहुत धीमी थी और उद्योगों की स्थापना बहुत ही छोटे स्तर पर हो रही थी। सवाल यह है कि आखिर तकनीकी विकास की गति धीमी क्यों थी? ये वो समय था जब अभी नई नई टेक्नोलॉजी और उसके आविष्कार हो रहे थे, इस कारण मशीनें बहुत महंगी थी। आप याद करें, जब मोबाइल फोन नया नया आया था तो उसकी कीमतें बहुत होती थी। केवल कुछ अभिजात वर्ग के लोग, कुछ ज्यादा पैसे वाले लोग, अमीर लोग ही इसको अपने पास रख पाते थे। लेकिन आज ये हर एक व्यक्ति के हाथों में लगभग पहुंच चुका है, क्योंकि अब ये सस्ता है, इसका उत्पादन बढ़ गया है। कोई भी तकनीक जब पहले आती है तो वो महंगी होती है। चूंकि तकनीक महंगी थी, इसलिए उसके विकास की गति बहुत धीमी थी और उद्योगों में इसका उपयोग बहुत ही कम किया जा रहा था। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि अगर इन मशीनें खराब हो गई और इनको ठीक कराना पड़ा तो उसमें बहुत अधिक खर्च होता था, क्योंकि अभी उतने कुशल कारीगर मार्केट में, बाजार में उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि मशीनें नहीं थी, उसकी दक्षता को पाना अभी उतना आसान नहीं था। दूसरी चीज, ये वो समय था जब लोग हस्त निर्मित उत्पादों को ज्यादा पसंद करते थे। उनको परिष्कार और सुरुचि और अभिजात्यता के साथ जोड़ा जाता था। तो जो अमीर लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, जो समाज के संपन्न वर्ग के लोग थे, वो हस्त निर्मित उत्पादों को अधिक पसंद करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि ये वो समय था जब जो उद्योग है उसमें तकनीकी प्रयोग अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। और जब मैं औद्योगिकरण की परिभाषा दे रहा था तो मैंने ये बताया था कि औद्योगिक उत्पादन का मतलब या औद्योगिकरण का मतलब होता है कि कृषि अर्थव्यवस्था का औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में पूरी तरह से रूपांतरण, यानी कि बड़ी मात्रा में तकनीकों का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर तकनीक की विकास की गति कम है। उत्पादन फैक्ट्री और मशीनों के द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि हाथों के द्वारा हो रहा है। इसलिए हम इसे आदि औद्योगिकरण कहते हैं। जब हाथ का श्रम से काम हो रहा था तो ये स्थिति में हाथ का श्रम बहुत प्रभावी था, मशीनें अभी उतनी प्रभावी नहीं थी, क्योंकि श्रम बहुत सस्ता था। गांव से शहर आने वालों की संख्या, भारी संख्या में लोग उपलब्ध थे। सस्ता श्रम था। श्रमिकों की आवश्यकता भी बहुत ही मौसमी आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता हमेशा नहीं होती थी। ऐसा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि शहरों में काम बहुत ही मौसम के हिसाब से आते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर क्रिसमस आ गया, जो कि एक बड़ा त्योहार है, उस समय आपको खूब सारी बाइबल बनानी है, छापनी है, तो बुक बाइंडिंग का काम, बुक छपाई का काम आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर जाड़ा आ गया तो गैस घरों में आपको काम मिल जाएगा और शराब के खाने में आपको काम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही जाड़ा खत्म हुआ, आपका काम खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि श्रम की चूंकि बहुतायत थी, बहुत सारे लोग, गांव के लोग काम करना चाहते थे। और आप जानते हैं जब लोग ज्यादा होते हैं और उपलब्धता कम होती है तो अपने आप मूल्य गिरता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि श्रम बहुत सस्ता था क्योंकि बहुत ज्यादा था और उसकी मांग बहुत कम थी। श्रमिकों की मौसमी जरूरत थी, मैंने आपको इसके बारे में बताया। श्रमिकों की अधिकता बहुत ज्यादा थी, मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ जो मजदूर थे वे तकनीक को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तकनीकों के आने से उनको ये ऐसा लगता था कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि एक मशीन बहुत सारे मजदूरों का काम खुद कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो मजदूरों की स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। उनको कहीं पर भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था। जो होता भी था वो बहुत कम होता था और उसमें वो बार्गेन या माप तोल नहीं कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि आखिर उपनिवेशों में औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। मैंने आपको उपनिवेश के बारे में बताया। जब कोई बड़ा साम्राज्यवादी देश किसी कमजोर देश पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है और उसका आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन करता है, उसका आर्थिक शोषण करता है, तो ऐसी स्थिति को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं और ऐसे देश को हम उपनिवेश कहते हैं। हम भारत में औद्योगिकरण को समझेंगे। भारत में अगर औद्योगिकरण को समझना हो तो हमको दो तरह से औद्योगिकरण को समझना पड़ेगा। पहला, अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले, यानी कि प्लासी की लड़ाई के पहले और प्लासी की लड़ाई के बाद। हम देखते हैं जो पूर्व औपनिवेशिक काल है, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले का जो काल है, उस समय भारत सूती कपड़ों का एक बड़ा निर्यातक था, जैसा मैंने आपको बताया। इस समय सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम बहुत बड़े बंदरगाह थे जहां पे सूती वस्त्रों का भारी मात्रा में निर्यात होता था। भारत के जो सूती वस्त्र थे उनकी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी मांग थी। लगभग 24% सूती वस्त्रों के बाजार पर भारत का कब्जा हुआ करता था।
और ये पूरा का पूरा जो व्यापार था ये भारतीयों के नियंत्रण में था, भारतीय व्यापारियों के नियंत्रण में था। चाहे वो कपास को पैदा करना हो, उसकी कटाई करनी हो, बुनाई करनी हो, रंगाई करनी हो, कपड़े को बनाना हो, कपड़े को बेचना हो, इन सब पर भारतीयों का अधिकार था। ये व्यापार केवल विदेशी व्यापार नहीं था, बल्कि हमारे घरेलू अलग अलग क्षेत्रों में भी इसकी मांग बनी हुई थी। पंजाब में, बंगाल में, राजस्थान में, अन्य जगहों पर भी ये कपड़े बनते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें तो हम ये पाते हैं इस समय सूती वस्त्रों का निर्यात भारी मात्रा में था और भारत एक बड़ा ही संपन्न देश था, क्योंकि इसका व्यापार बहुत उच्च कोटि का था। जब भी व्यापार बढ़ता है तो विदेशों से मुद्राएं देश में आती हैं। ये मुद्रा सोने चांदी के रूप में आया करती थी, इसलिए भारत सोने की चिड़िया था, जैसा मैंने आपको बताया था। भारतीय व्यापारियों का इस व्यापार पर एक अधिकार ही भारत को संपन्नता दे रहा था और भारत को सोने की चिड़िया बना रहा था। कच्चे माल से लेकर निर्यात तक प्रत्येक क्रियाकलाप भारतीय व्यापारियों के नियंत्रण में था। हम देखते हैं समय के साथ साथ यूरोप की कंपनियां जो कि यूरोप से भारत व्यापार करने के लिए आ रही थी या पूरी दुनिया में व्यापार करने के आ रही थी, ये यूरोपीय कंपनियां फ्रांस की कंपनियां थी, अमेरिकी कंपनियां थी, डच कंपनियां थी, अंग्रेजी कंपनियां थी। तो कुल मिलाकर के पुर्तगाली कंपनियां थी। आपको वास्को दी गामा का नाम याद होगा। 1498 में वो केरल के तट पर आया था और यहाँ के मसालों को ले जाकर के जब उसने पुर्तगाल में बेचा था तो 1 रुपए का मसाला 1000 रुपए में बिका था। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो संपन्न देश था, उस देश का सामान चूंकि पूरी दुनिया के बाजारों में बिक रहा था, इसलिए पूरी दुनिया के लोगों की निगाहें यहाँ के व्यापार पर लगी हुई थी। यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं और यहाँ का व्यापार, यहाँ का सामान दुनिया में ले जाने की चेष्टा करती है, लेकिन उनको अभी इसका लाभ बहुत कम होता है। ऐसी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। भारतीय सूती वस्त्र व्यापार पर नियंत्रण का प्रयास किया गया, क्योंकि जब तक भारतीयों को इस व्यापार से नहीं हटाया जाएगा तब तक यूरोपीय व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं तो उन्होंने मुंबई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों का विकास किया। अभी तक जो पुराने बंदरगाह थे, उदाहरण के लिए सूरत, हुबली, मसूलीपट्टनम, ये बहुत संपन्न बंदरगाह हुआ करते थे और इन पर भारतीयों का नियंत्रण था। लेकिन साम दाम दंड और भेद के द्वारा भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया और भारतीयों को इस सूती वस्त्र से बाहर करने की पूरी कोशिश की। आइए देखें ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिर ऐसे कौन से प्रयास किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गांव में गुमाश्ता की नियुक्ति की। ये गुमाश्ता आखिर कौन था, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये गुमाश्ता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी, उसका एक वेतनभोगी कर्मचारी था जिसको कंपनी सैलरी दिया करती थी। इसका काम था कि उत्पादन की प्रत्येक गतिविधियों पर निगरानी करना। अभी तक क्या होता था, अभी तक गांव में सारी कंपनियां पहुंचा करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी पहुंचती थी, फ्रेंच कंपनी भी पहुंचती थी, डच कंपनी भी पहुंचती थी। ये सारी कंपनियां हमारे किसानों के पास जाती थी और उनसे कहती थी कि हमारे लिए आप सूती वस्त्र का निर्माण करें। जब लोग ज्यादा आते हैं और काम करने वाले लोग कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में काम करने वालों की मोल तोल का भाव, नेगोशिएशन की जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत बढ़ जाती है। हम देखते हैं इस समय नेगोशिएशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई थी हमारे गांव के किसानों की, जो कि किसानी और खेती के साथ साथ अतिरिक्त कार्य के रूप में इस कार्य को किया करता था। हम देखते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगा और उसकी संपन्नता बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कंपनी ने एक षड्यंत्र किया। उसने कहा कि हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा जोड़ तोड़ करें कि ये जो गांव के लोग हैं, इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी, इनकी नेगोशिएट करने की कैपेसिटी, इनकी मोलभाव करने की जो क्षमता है वो कम हो जाए। इसीलिए उन्होंने गुमाश्ता की नियुक्ति की। ये एक वेतनभोगी कर्मचारी था और ये उत्पादन की सभी गतिविधियों पर निगरानी करता था। ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का एजेंट हुआ करता था। आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या किया? उन्होंने गुमाश्ता के माध्यम से लोगों को पेशगी दी, अग्रिम राशि दी कि अगर आप ये राशि लें और उसके बदले में आपको मुझे ही सीधे सामान बेचना पड़ेगा। बुनकर उनकी चाल को नहीं समझ पाए और उन्होंने उनसे पेशगी ले ली। उन्होंने उन्हें कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज भी दिया। उन्होंने कहा आप हमसे कर्ज ले लें और साथ में इस कर्ज के द्वारा आप ज्यादा मात्रा में कच्चे माल को खरीदें और तैयार माल गुमाश्ता को ही बेचें। ऐसा करने के लिए उनको बाध्य किया गया। अब गुमाश्ता की नियुक्ति के कारण, इस पूरी व्यवस्था के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया और उनके मोलभाव करने की क्षमता को तोड़ दिया। बुनकरों का क्या हुआ?
निश्चित तौर पर अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट को ही सामान बेचेंगे, यानी कि गुमाश्ता को ही सामान बेचेंगे, यानी कि आपके मोल भाव की शक्ति समाप्त हो गई। अभी तक आप डच और फ्रेंच तमाम कंपनीज को अपना सामान बेचा करते थे, लेकिन ये मोल भाव की शक्ति अब समाप्त है। अब गुमाश्ता जो कि कंपनी का एक एजेंट है, वो आपको उधार दे रहा है, ऋण दे रहा है। अब उस ऋण के बंधन में आप बंध गए हैं, लेकिन ये गुमाश्ता बाहर का व्यक्ति है। बाहर के व्यक्ति का मतलब यह है कि ये शोषणकारी है, उसको गांव के लोगों से कोई उसकी रिश्तेदारी या संबंध नहीं है। लेकिन अभी तक मुगलों के पीरियड में यह हुआ करता था कि अगर किसी महाजन ने कुछ उधार दिया भी है और आप उधार नहीं चुका पा रहे हैं, तो चूंकि वो आपके गांव का ही व्यक्ति है, वो आपको छोड़ देता था या कुछ समय की आपको मोहलत दे देता था। इसको हम लोग पेरेंट क्लाइंट लिंकेज कहते हैं या संरक्षक संरक्षित के नियम कहते हैं, संबंध कहते हैं। लेकिन ये जो संरक्षक संरक्षित के संबंध है, ये जो पिता पुत्र जैसे संबंध है, ये जो पैटर्न क्लाइंट लिंकेज है, वो गुमाश्ता के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब कंपनी अपनी शर्तों पर काम कराने लगी, क्योंकि उसने आपको ऋण के जाल में फंसा लिया था। मजदूरों का, किसानों का लाभ कम होने लगा। अब वो कृषि के लिए भी अपना समय नहीं निकाल पा रहे थे और कर्ज के जाल में फंस चुके थे। उनको ये काम छोड़कर भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उनका लाभ लगातार कम हो रहा था और वो सारा पैसा अपना ऋण चुकाने में ही खर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ उनको खेती करने का भी समय नहीं मिल रहा था, इसलिए वो अपना गांव छोड़ करके दूर दराज के इलाकों में भाग गए और भाग करके उन्होंने वहां पर अपने हथकरघे स्थापित करने की कोशिश की। कुल मिलाकर के एक समृद्ध बुनकर, जिसकी मोलतोल की क्षमता बहुत ज्यादा थी, जो अपनी शर्तों पर काम करता था, अब कंपनी की शर्तों पर काम करने के लिए बाध्य हो गया। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उसने सारी व्यापारी कंपनियों को समुद्री मार्ग पर हरा करके, डच और फ्रेंच को परास्त करके पूरे समुद्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब बगैर ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाजत के कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। तो कुल मिलाकर के उन्होंने समुद्र पर भी प्रतिस्पर्धा समाप्त कर दी और उन्होंने गांव में भी प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया, क्योंकि वहां पर भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सामान बेचा जाना था। अब उन्हें सस्ता सामान उपलब्ध हो रहा था, जिसको वो दुनिया के बाजार में ले जाकर के बेच रहे थे। कुल मिलाकर के अभी तक जिस भारतीय सूती वस्त्र व्यापार पर भारतीयों का नियंत्रण था, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया, अंग्रेजों का हो गया। हम ये देखते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय सूती माल, जिसका निर्यात पूरी दुनिया में बहुत अधिक था, धीरे धीरे कम होने लगा था। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 1811 से 12 के बीच में, यानी कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 33% भारतीय सूती माल का निर्यात हुआ था। वहीं 1850-51 में यह निर्यात घट करके 3% रह गया। आखिर इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि अब इंग्लैंड में कपास उद्योग का विकास हो रहा था। वहां पर खासकर मैनचेस्टर में, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है, वहां पर सूती कपड़ा की मिलें स्थापित की जा रही थी। तो कुल मिलाकर के अगर भारतीय सूती वस्त्र दुनिया के बाजार में बिकेगा, जो कि बहुत अच्छा और बहुत परिष्कृत वस्त्र हुआ करता था, तो अंग्रेजों के मैनचेस्टर में बने वस्त्रों को आखिर कौन खरीदेगा? किया यह जाना था कि भारतीय निर्यात को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत का सामान पूरी दुनिया में बेच रही है, उस सामान को ना बेचने पर उसको बाध्य किया जाए। इंग्लैंड में जो नए नए उद्योगपति विकसित हो रहे थे, उन्होंने अंग्रेजों की संसद में, इंग्लैंड की संसद में यह आवाज उठाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवसाय पर रोक लगाई जाए और भारत से जो सामान आ रहा है उस पर आयात शुल्क लगाया जाए। अगर भारत से आने वाले कपड़े पर आयात शुल्क लगा दिया जाएगा तो भारत का सामान अपने आप महंगा हो जाएगा। भारतीय माल के आयात पर प्रतिबंध स्थापित किया जाए। इंग्लैंड के कपड़ों को, गौर कीजिएगा, इंग्लैंड के कपड़ों को भारत में बेचा जाए। अभी तक भारत का कपड़ा इंग्लैंड में बिकता था, अब इंग्लैंड के कपड़े को भारत में बेचने की बात कही गई। एक बहुत अच्छा नॉवेल है जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको एक बहुत बड़े इतिहासकार डैनियल डफ ने लिखा है, और जो उपन्यास होता है वो अपने समय की सच्चाई को प्रस्तुत करता है। डैनियल डफ अपने इस उपन्यास में कहते हैं कि मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस होता है कि इंग्लैंड की महारानी के दस्ताने से लेकर और आम आदमी के बेड में पड़ी हुई चादर और बाथरूम में प्रयुक्त हुई तौलिया और जेब में पड़ा हुआ रुमाल तक सब कुछ भारतीय है, यानी कि मेड इन इंडिया है। अगर इस स्थिति को नहीं तोड़ा गया तो अंग्रेजों का उद्योग चल नहीं पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कुछ ऐसी जुगत लगाई गई, कुछ ऐसा जोड़ तोड़ किया गया, जिससे 33% भारतीय व्यापार 3% भारतीय व्यापार में कन्वर्ट हो गया। पूरी दुनिया में हम 33% का सामान बेच रहे थे, अब हम केवल 3% सामान बेच रहे हैं। यानी कि बाहर से आने वाली जो आय है और सोना चांदी है वो
कम हो जाएगा और ये सोने की चिड़िया धीरे धीरे गरीब होना शुरू हो जाएगी। हम देख रहे हैं एक तरफ जहां भारतीय सूती माल के निर्यात में गिरावट हो रही है, वहीं इंग्लैंड से भारत को होने वाले वस्त्रों का आयात लगातार बढ़ रहा है। 1850 में जहां इंग्लैंड से भारत आए हुए सूती वस्त्र 31% थे, वहीं 1870 में इनका प्रतिशत 50 हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम इस आंकड़े को समझें कि एक तरफ भारत का निर्यात घट रहा है, यानी कि भारत का औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा है, अंग्रेजों का निर्यात बढ़ रहा है, यानी कि अंग्रेजी जो व्यापार है वो उसका बाजार बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर भारत का जो घरेलू बाजार है वो लगातार सिकुड़ता जा रहा था, यानी कि 33% से हम 3% पर आ रहे थे। वहीं भारत का जो निर्यात बाजार है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो रहा था। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर आप किसी हाथ से बनी हुई वस्तु को आज खरीदें तो आपको वो महंगी मिलेगी। जैसा मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, ये फैब इंडिया का कुर्ता है जो कि हाथ से बना हुआ है, ये महंगा है। मैंने आज जानबूझकर ये कुर्ता पहना ताकि मैं आपको इसका उदाहरण दे सकूं। लेकिन वही अगर आप फैक्ट्री के कपड़े पहनते हैं, जैसा कि आपको स्कूल का ड्रेस दिया जाता है, तो वो सस्ता होता है, क्योंकि हमेशा जो मशीन से बना हुआ सामान है वो सस्ता होता है और जो हाथ से बना हुआ सामान है वो महंगा होता है। क्योंकि भारत में अभी भी हाथ से सामान बन रहा था। वहीं 1740 के बाद इंग्लैंड में औद्योगिकरण आ चुका था, वहां पर उद्योग लग चुके थे, वहां पर इंजन लग चुके थे, इसलिए वहां के सामान सस्ते थे और भारत का सामान महंगा था। कुल मिलाकर मैनचेस्टर में निर्मित सामान कपड़े सस्ते थे, भारत में हाथों से बने जो सामान थे वो महंगे थे। निश्चित तौर पर महंगे कपड़ों को खरीदने वाले लोग कम होंगे और उस स्थिति में तो और कम हो जाएंगे जब आपकी आमदनी बिल्कुल घट गई हो, क्योंकि हम ना तो कृषि करने लायक रह गए थे, ना व्यापार करने लायक रह गए थे। तो कुल मिलाकर के भारत की आमदनी भी कमजोर थी, वो महंगे सामानों को खरीद नहीं सकता था, इसलिए वो हाथों से बने सामान को नहीं खरीद रहा था। मैनचेस्टर ने जब उसे सस्ते सामानों का विकल्प मुहैया कराया तो अपने आप भारत के हाथों से द्वारा निर्मित हैंडलूम में बने हुए जो कपड़े थे, महंगे कपड़े, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गए। दूसरी एक बड़ी वजह थी कि जो अमेरिका में इस समय गृह युद्ध शुरू हो गया तथा भारतीय कपास का जो निर्यात था वो इंग्लैंड में होने लगा। अभी तक होता यह था कि सारा जो कॉटन था वो अमेरिका से इंग्लैंड जाया करता था, लेकिन अभी अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो गया, इसलिए अमेरिका का जो कॉटन था वो इंग्लैंड नहीं जा रहा था। इसलिए भारत को इस्तेमाल किया गया ताकि भारत का जो कपास है उसको भारी मात्रा में इंग्लैंड में निर्यात किया जाए। चूंकि कपास का भारी संख्या में इंग्लैंड को निर्यात शुरू हो गया, इसलिए कपास के मूल्य में अपने आप बढ़ोतरी हो गई। हम देख रहे हैं एक तरफ भारत का कपास महंगा हो गया। अगर भारत के किसी हथकरघा उद्यमी को कपास खरीदना हो तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। अगर वो अपना कपड़ा उस महंगे कपास से बनाएगा तो अपने आप महंगा हो जाएगा, और महंगा सामान खरीदने की क्षमता कम से कम भारतीयों में अभी नहीं है, इसलिए उसका सामान नहीं बिकेगा। वहीं दूसरी ओर मैनचेस्टर से सस्ते कपड़े भारत आ रहे हैं और उनको खरीदने के लिए बाजार पूरा खुला पड़ा है और भारी मात्रा में हम देखते हैं ये सामान बिके। इसी कारण जो भारतीय निर्यात था वो 33% से 3% हो गया और जो ब्रिटिश निर्यात था वो 31% से 50% हो गया। आइए हम देखते हैं कि भारत में फैक्ट्रियां कैसे आई। हमने देखा कि भारत में बहुत सारे जो देशी पूंजीपति थे उन्होंने भारत में बहुत सारे कपड़ा मिलों यानी कि फैक्ट्रियों को स्थापित किया। उदाहरण के लिए बंबई में पहली कपड़ा मिल बनी 1854 में, 1855 में बंगाल में जूट मिल बनी, अहमदाबाद में 1861 में कपड़ा मिल बनी, कानपुर की कपड़ा मिल जिसे एल्गिन मिल कहा जाता था ये 1860 में बनी, वहीं बंगाल में कलकत्ता में कताई बुनाई की मिल 1874 में बनी। तो कुल मिला के हम देखते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1850 के बाद हमको भारत में भारतीयों के द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना होती हुई दिखाई पड़ती है। आखिर ये कैसे हुआ? फैक्ट्रियों के लिए पूंजी कहां से आई, मजदूर कहां से आए, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम प्रारंभिक उद्यमियों की बात करें, प्रारंभिक उद्योगपतियों की बात करें भारत में, तो ये द्वारिकानाथ टैगोर का नाम सबसे पहले है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है आखिर भारत के पहले उद्यमी कौन थे? इनका नाम द्वारकानाथ टैगोर था। इन्होंने 6 संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी 1830-40 के आसपास बनाई थी, लेकिन ये व्यापारिक संकट के कारण असफल हो गए थे। बंबई में दिनशॉप जमशेद जी टाटा, जिनका टाटा फर्म आज भी जीवित है और बहुत तरक्की कर रहा है। कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद, ये सफल व्यवसायी भी हुए।
यहाँ पर चित्र लगा हुआ है जमशेदजी टाटा हैं, जिनको भारत का पहला सफल उद्यमी कहते हैं और इन्होंने एक बहुत बड़े टाटा सन्स की नींव डाली थी। हम देखते हैं कि आखिर इन मिलों में काम करने के लिए मजदूर कहां से आए। इन मिलों में काम करने वाले जो मजदूर थे वो दो जगह से आए। पहला, चूंकि सारे उद्योग महानगरों में थे उस समय के, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, तो वहां के आसपास के इलाकों में जो लोग बेरोजगार थे या जो काम करना चाह रहे थे, जिनके पास काम नहीं था, वो सारे लोग शहरों में आते थे और काम ढूंढते थे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में ज्यादातर मजदूर रत्नागिरी के गांव से आते थे, जो कि महाराष्ट्र का ही एक गांव है। जब लोगों को पता चला कि शहरों में व्यवसाय है, जो कि गांव में तो सब कुछ चौपट हो गया था, तो दूरस्थ इलाकों में भी लोग जाने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, वहां से कलकत्ता और मुंबई और मद्रास के लिए बहुत भारी संख्या में लोग जाया करते थे काम ढूंढने के लिए। जब फसल की कटाई का वक्त होता था तो वो लोग अपना काम छोड़ करके वापस अपने गांव में आकर के फसलों को काटा करते थे। हम देखते हैं 1901 में मजदूरों की संख्या 58400 यानी कि 58,400 थी। वहीं 1946 में इसकी संख्या बढ़कर 24,36,000 हो गई। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, जो ये बता रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में भी औद्योगिकरण शुरू हो गया है। क्या मजदूरों को काम मिलना आसान था? हम देखते हैं कि भारत में मजदूरों को काम मिलना आजादी के पहले आसान नहीं था। उद्योगपति मजदूरों को नियुक्त करने के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त करते थे, जिसका नाम जॉबर था। ये जॉबर कोई नहीं बल्कि एक मजदूर हुआ करता था, जिस मजदूर को यह काम दिया जाता था कि आपको हमारे लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हैं, मजदूर उपलब्ध कराने हैं। यह उद्योगपतियों का एक भरोसेमंद मजदूर था। ये जॉबर मजदूरों को काम दिलाता था, लेकिन चूंकि काम कम था, श्रमिक ज्यादा थे, इसलिए जॉबर से जान पहचान वालों को काम मिल जाया करते थे, लेकिन जिनसे उनकी जान पहचान नहीं होती थी, उन्हें काम मिलना बहुत कठिन था। आइए हम देखते हैं कि आखिर ये जो औद्योगिक विकास भारत में हो रहा था, इसमें एक बड़ी समस्या थी। वो समस्या क्या थी? 3 स्तरों पर हम लोग इसको समझेंगे। पहला, निर्यात की वस्तुएं, दूसरा, प्रतिस्पर्धा से बचना, और तीसरा, यार्न की जगह कपड़ा। पहले ये देखेंगे कि भारत में कौन सी वस्तुओं को निर्यात की वस्तुएं बताया गया। जो निर्यात की वस्तुएं थी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनको विदेशों में जाना होता था, बाहर जाना होता था, इन पर पूरा नियंत्रण यूरोप की कुछ कंपनियों का होता था। इन कंपनियों को यूरोपीय प्रबंध एजेंसियां कहते थे। इंग्लैंड निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया। अब ऐसी वस्तुओं को ही केवल निर्यात किया जाता था भारत से, जो वस्तुएं इंग्लैंड में कम थी या वहां पर नहीं बनती थी। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी। चाय और कॉफी का भारी संख्या में भारत से निर्यात होता था, लेकिन शेष वस्तुओं का निर्यात पर भारत पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इस निर्यात व्यापार पर भारतीयों का अधिकार नहीं था, बल्कि यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों का अधिकार था। यह एक बड़ा अजीब चीज है कि भारत में ही व्यापार हो रहा है, भारत की वस्तुओं को ही बाहर जाना है, लेकिन सारा प्रबंधन यूरोपियों के हाथों में है, सारा लाभ यूरोपियों को मिल रहा है, भारतीयों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यही औद्योगिक विकास का अनूठापन है। दूसरा, भारत में केवल उसी वस्तु का उत्पादन होता था जिसे ब्रिटेन निर्यात नहीं करता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि प्रतिस्पर्धा से बचा जाए। अगर भारतीय सामान अच्छा हुआ तो ब्रिटिश सामान को कौन खरीदेगा? इसलिए उन्हीं सामान को बेचने के लिए अलाउ करो, उन्हीं सामानों का निर्यात अलाउ करो जो ब्रिटेन में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यार्न, यानी कि सूती धागे। भारत से सूती धागों का निर्यात चीन किया जाता था और भारतीय कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था। यह बहुत बड़ा अनूठी चीज है कि भारत का कपड़ा उद्योग सूती धागे को पाने के लिए तरस रहा था, वहीं चीन में सूती धागे का निर्यात किया जा रहा था। भारतीय कपड़ा उद्योग को ये सूती धागा मिल नहीं रहा था, उसको कपड़े नहीं बनाने दिए जाते थे, बल्कि सूती जो इंडस्ट्रीज थी उनको कहा जाता था कि आप सूती धागे बनाइए। वो सूती धागे बना करके चीन में बेचा करते थे। तीसरी चीज, 20वीं शताब्दी आते आते हम देखते हैं अब सूती धागों का स्थान कपड़ा लेने लगा। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? अभी तक तो अंग्रेज चाह नहीं रहे थे कि यार्न की जगह भारतीय सूती कपड़े को बनाएं, लेकिन ऐसा हुआ। उसका कारण था, पहला कारण
गांधी जी 20वीं शताब्दी में 3 बड़े आंदोलनों को चला रहे थे। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इन तीनों आंदोलनों में उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था स्वदेशी अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, जिसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। अगर विदेशी कपड़ों को हम पहनना छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये एक समय था 20वीं शताब्दी का, जिस समय कपड़े की घरेलू मांग बढ़ रही थी। ये इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि गांधी जी एक आंदोलन चला रहे थे जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया जा रहा था और स्वदेशी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा था। चीन को निर्यात होने वाले यार्ड में गिरावट आ गई थी। हम लोगों ने भी पिछले कुछ समय पहले देखा, पिछली स्लाइड में देखा कि किस तरह से भारतीयों को सूती धागा बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा था, ताकि वो ये जो यार्न है, जो सूती धागा है, वो चीन को बेचा जा सके। लेकिन ये वो समय था 20वीं शताब्दी में, ये वो समय था कि जब चीन के बाजारों में चीन स्वयं ही अपने सूती धागों को बनाने लगा था और जापान भी अपने सूती धागों को बना करके चीन में डंप कर रहा था। तो कुल मिलाकर चीन के बाजार में यार्न की जो मांग थी वो कम हो गई, तो घरेलू यार्न की आपूर्ति इससे संभव हुई। अब जब भारत से यार्न सूती धागा चीन नहीं जा रहा है, विदेशों से कपड़े भी भारत नहीं आ रहे हैं, तो कपड़ा तो पहनना है। तो कपड़ा पहनने के लिए स्वदेशी उद्योग को धागे की आवश्यकता है। धागे की आवश्यकता पूरी हो रही है क्योंकि चीन को यार्न का निर्यात बंद हो गया है। भारत में कपड़े आना बंद हो गए हैं क्योंकि बहिष्कार आंदोलन चल रहा है। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि समुद्र पर युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को अभी वॉर गुड्स में इंटरेस्ट था, यानी कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में ज्यादा उनकी रुचि थी, अतः वो कपड़े पर ज्यादा बल नहीं दे रहे थे। तो कुल मिलाकर के प्रथम विश्व युद्ध के कारण, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के कारण जो कपड़ा आयात इंग्लैंड से होता था समुद्र के रास्ते, वो पूरी तरह से रुक गया था। दूसरी ओर जो महंगा यार्न था वो भी सस्ता हो गया था, क्योंकि चाइना को निर्यात होने वाला यार्न अब बंद हो चुका था। तो इस तरह से हम देखते हैं भारत में कपड़ा उत्पादन की संभावना बन चुकी थी। भारत में 2 तरह के उद्योग हैं, एक लघु उद्योग और दूसरा बड़े उद्योग। यह हम 19वीं-20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़े उद्योग जिसमें मशीनों का प्रयोग हो रहा है, जो बड़े शहरों में है, इनका प्रसार कम है, लघु उद्योगों का प्रसार ज्यादा है। इसका कारण है, आखिर इसका कारण क्या है? अगर हम आंकड़े पर बात करें तो 67% बड़े उद्योग बंगाल और बंबई में थे। शेष पूरे भारत में लघु उद्योगों का ही बोलबाला था। दूसरा, कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था, लेकिन शेष कामगार लघु उद्योगों में काम करते थे, यानी कि रोजगार की ज्यादा संभावना लघु उद्योगों में बनी हुई थी, बड़े उद्योगों में नहीं। बड़े उद्योग केवल कुछ शहरों तक सीमित थे, जबकि लघु उद्योग गांवों तक सीमित थे। 1911 में ये जो शेयर था बड़े उद्योगों का पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में, ये केवल 5% था। वहीं लघु उद्योगों का जो शेयर था वो 95% था। 1931 में इसमें थोड़ा सा विस्तार हुआ, लेकिन वो भी बहुत रिमार्केबल या बहुत अधिक नहीं था। आइए देखते हैं कि आखिर लघु उद्योगों का वर्चस्व क्यों था। 20वीं शताब्दी में लघु उद्योगों के वर्चस्व का एक कारण था। वो ये कारण था कि 1900 से लेकर के 1940 के बीच में हम देखते हैं कि लघु उद्योगों का जो उत्पादन था उसमें 3 गुने की वृद्धि हो रही है, यानी कि 3 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है उसकी यील्ड में। उसका एक बड़ा कारण है लघु उद्योगों में नई तकनीकों का प्रयोग। फ्लाइंग शटल का आविष्कार हो चुका था। अब एक फ्लाइंग शटल कई मजदूरों का काम कर सकती है। कई तकलियां एक साथ जुड़ी होती हैं, अगर आप उसको खींचिएगा तो अपने आप ढेर सारा धागा कतने लगेगा, और इससे हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई और कम श्रम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो काम 100 मजदूर कर रहे थे अब उसको एक फ्लाइंग शटल करने में समर्थ था। तो कुल मिलाकर नई तकनीकों के प्रयोग ने, उदाहरण के लिए फ्लाइंग शटल के प्रयोग ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और साथ ही साथ श्रम की मांग को भी कम कर दिया, और भारतीय जो हथकरघा उद्योग में अभी तक जो महंगा कपड़ा बन रहा था वो सस्ता बनने लगा। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 1945 तक लगभग 35% हथकरघा फ्लाइंग शटल से युक्त था, यानी कि मशीन से युक्त था। तो कुल मिलाकर जब उत्पादन क्षमता बढ़ती है, श्रम की मांग कम होती है, कपास सस्ती मात्रा में मिलने लगता है, और तमाम आंदोलनों के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में कपड़े की मांग भी बढ़ रही है, तो मांग और आपूर्ति के बीच में गजब रिश्ता है, और इस रिश्ते की पूर्ति के कारण लघु उद्योगों का वर्चस्व भारत में बन गया। अब हम ये देखते हैं
कि बुनकरों के अगर प्रकारों के आधार पर भारत के उद्योग को डिवाइड करें तो दो चीजें हमको दिखाई पड़ती हैं। पहला, मोटा कपड़ा बुनने वाले बुनकर, और दूसरा महीन और महंगा कपड़ा बुनने वाले बुनकर। जो मोटा कपड़ा है उसका प्रयोग ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, क्योंकि गरीबों की आमदनी घटती और बढ़ती रहती है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गरीबों की आमदनी घटती और बढ़ती रहती है, इसलिए मोटे कपड़े की मांग हमेशा अस्थिर होती है। वहीं महीन और महंगा कपड़ा चूंकि समृद्ध लोग पहनते हैं, जिसकी मांग हमेशा स्थिर रहती है, हमेशा बनी रहती है। हम देखते हैं कि जो गरीब लोगों की मांग है ये अस्थिर है और समृद्ध लोगों की मांग स्थिर है। ये हमारे उद्योगों का एक अनूठापन है जो हमको दिखाई पड़ता है। अब हमने देखा कि अंग्रेजों ने औद्योगिकरण किया, भारत पर अधिकार किया, लगभग पूरी दुनिया पे अधिकार किया, पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। कहा भी जाता है कि सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि अंग्रेजी साम्राज्य में कभी भी सूर्य का अस्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था और पूरी दुनिया के बाजार में भारतीय सामानों की मांग बनी हुई थी। आखिर इन बाजारों का विस्तार कैसे किया गया? लोगों में ब्रिटिश सामानों के प्रति आकर्षण कैसे पैदा किया गया? हमको ये 3 स्तरों पर देखना है। पहला, अंग्रेजों ने विज्ञापन का प्रयोग किया, दूसरा लेबल का प्रयोग किया और तीसरा कैलेंडर का प्रयोग किया। आखिर ये विज्ञापन क्या होता है? आपने बहुत सारे विज्ञापनों को देखा होगा। हर समय वो आपकी टीवी पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये पॉपअप होते रहते हैं। ये आपको आकर्षित करते हैं और आपके अंदर एक डिजायर, एक इच्छा को पैदा करते हैं कि आप इस सामान को खरीदें। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने कोका कोला का एक उदाहरण दिया हुआ है। अगर आप बार बार कोका कोला का विज्ञापन देखते हैं तो स्वास्थ्यवर्धक ना होने के बावजूद भी आप उसे पीते हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये वस्तुओं के प्रति आकर्षण और बिक्री बढ़ाने के लिए जरूरी है। अंग्रेजों ने इस विज्ञापन की तकनीक का खूब प्रयोग किया ताकि उनका सामान भारत में पूरी दुनिया में बिक सके। दूसरी चीज, लेबलिंग। आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, इस तरह के लेबल लगे होते हैं। अगर मेड इन चाइना लेबल लगा होता है तो हम उसको थोड़ा सा क्वालिटी को लेकर के शंकित हो जाते हैं। वहीं मेड इन अमेरिका और मेड इन इंग्लैंड अगर लिखा होता है तो हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है। अगर अच्छा ना भी हो तो भी हम उसको अच्छा समझते हैं। अंग्रेज भी उस समय जब भी अपना कोई भी उत्पाद बाजार में विज्ञापन के लिए लाते थे तो उस पर एक लेबल लगा देते थे। उस लेबल पर उस जगह का नाम जहां वो बना होता था, उसका प्राइस यानी कि उसका मूल्य, उसका गुण, ये सब कुछ उस पर अंकित होता था। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर यूरेका लिखा है। ये एक लेबलिंग है और इसमें बताया गया है कि इज अ गारंटी ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि ये एक्सीलेंस की गारंटी है। तो कुल मिलाकर के जब हम इस तरह के ट्रेडमार्क को देखते हैं, लेबल्स को देखते हैं, तो हम उन चीजों में हमारा जो विश्वास है वो डेवलप होता है। हम देखते हैं अंग्रेज हर एक उत्पाद पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाते थे, जो कि उस समय क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था, गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता था। इस लेबल पर सुंदर चित्र होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी। क्योंकि भारत एक धर्मभीरू देश है, धार्मिक देश है, इसलिए देवी देवताओं का प्रयोग करके भारतीयों को उन उत्पादों के प्रति आकर्षित किया जाता था और उसके शुद्धता के बारे में मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला जाता था। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से जुड़ने का एक बड़ा अच्छा उपाय था। तो कुल हम मिलाकर के हम देखते हैं इन लेबल के द्वारा भी अंग्रेजों ने अपने उत्पादों को बेचने की कोशिश की। इन उत्पादकों ने कैलेंडर का भी प्रयोग किया विज्ञापन के तरीके के रूप में। कैलेंडर क्या होता है? आपने अपने घरों में कैलेंडर को देखा होगा। अब तो कैलेंडर बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। हमारे स्मार्टफोन में कैलेंडर्स हैं, हमारे कंप्यूटर पर कैलेंडर है, इसलिए हमें कैलेंडर घर में नहीं दिखाई पड़ते। कैलेंडर का समय खत्म हो गया है। लेकिन उस समय कैलेंडर घर घर में होते थे। ये जो ब्रिटेन के उत्पादक थे, इन्होंने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए खूब कैलेंडर फ्री में बांटे। जो कैलेंडर थे पूरे साल तक ब्रांड रिमाइंडर का काम करते थे, यानी कि जब भी आप कैलेंडर को देखिएगा तो आपको उस ब्रांड की याद आती रहेगी और जब भी आप खरीदने जाइएगा तो आप उसी ब्रांड का नाम अनायास आपके मुंह से निकल आएगा। जो राष्ट्रवादी उद्योगपति थे, उदाहरण के लिए बिरला, हुकुमचंद, टाटा, ये सारे लोग राष्ट्रवादी संदेशों का प्रयोग करते थे अपने सामानों को बेचने के लिए, ताकि अपने लोगों से कनेक्ट हो सके और ये बता सके कि आपको राष्ट्रवादी सामान ही खरीदना चाहिए। कुल मिलाकर हम लोगों ने इस पूरे वीडियो लेक्चर में 6 बिंदुओं का सघन अध्ययन किया और हमने ये जाना कि अंग्रेजों के आने के पहले, यानी कि औपनिवेशिक शासन से पूर्व, भारत में उद्योगों की स्थिति क्या थी और अंग्रेजों के आने के बाद भारत में उद्योगों की स्थिति क्या हो गई। हम लोगों ने देखा कि 24% पूरे विश्व का
कपड़ा व्यवसाय का उस पर भारत का नियंत्रण हुआ करता था, वही घट करके 2% भी नहीं रह गया। वहीं अंग्रेज, जिनका विश्व व्यापार में जरा सा भी स्थान नहीं था, उनका व्यापार भारी मात्रा में बढ़ गया और वो एक विकसित देश हो गए और भारत एक अविकसित देश हो गया। आज अगर अंग्रेज या इंग्लैंड या ब्रिटेन एक विकसित देश है, तो उसके पीछे भारत का शोषण बहुत हद तक जिम्मेदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।